हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आपको लवण, क्षार और अम्ल के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही सरल तरीका से बताएंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। सबसे पहले हम उसका परिभाषा जान लेते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछता भी है और ऑब्जेक्टिव तो इससे निश्चित ही रहता है। तो हम लोग बारीकी से देख लेते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा क्या। देखिए, अम्ल की परिभाषा हम गुणों के आधार पर इसका दे सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन का तात्पर्य है जब जल में किसी चीज को मिलाते हैं। जैसे जल में हम चीनी को मिलाते हैं, उसका जो शरबत तैयार होता है उस शरबत को क्या बोलते हैं, विलयन। तो यहाँ क्या कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो, खट्टा हो। जब नींबू को हम चखते हैं तो क्या लगता है आपको, खट्टा होता है। तो उसका जलीय जो विलयन तैयार होगा वो क्या होगा, आपका खट्टा होगा, तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। तो अम्ल की सिंपल सी परिभाषा क्या होगा, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन क्या हो, स्वाद में खट्टा हो, तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करे, मुक्त करे, वो क्या होता है, अम्ल होता है। इसका कुछ उदाहरण देख लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, CaH3COOH एसिटिक अम्ल। ये अम्ल के कुछ उदाहरण है। तो ये अम्ल की क्या हो गया, परिभाषा। अब दूसरा देखिए अम्ल के गुण। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। इसका गुण देखिए क्या कहता है, कहता है अम्ल स्वाद में क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा क्या देखिए, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अम्ल को जब हम अम्ल में जब नीले लिटमस को डालते हैं तो उसको नीले को क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में इसको कितना बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में। देखिए लिटमस अब बताएंगे कुछ देर के बाद आपको। जब अम्ल में नीले लिटमस को डालेंगे क्या कर देगा, लाल कर देगा। देखिए अम्ल को सिर्फ हम चख के स्वाद के आधार पर इसको नहीं बता सकते हैं कि यह अम्ल है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम चख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देता है, लिटमस पत्र देता है। इस लिटमस पत्र, यदि नीला लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो क्या कर देगा, लाल कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन जब अम्ल को जल में घोलेंगे, जब अम्ल को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा, H+ आयन, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, H+ आयन देता है। तो ये अम्ल की परिभाषा। दूसरा अम्ल के गुण हो गया। दूसरा है सांद्र अम्ल। अब आपसे पूछेगा कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में जब विलयन तैयार करेंगे, उस विलयन में यदि अम्ल की मात्रा आपका अधिक है और जल की मात्रा कम है, उसे क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। दूसरा देखिए तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो, उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल। देखिए सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक मात्रा में होगा और जल क्या होगा, कम मात्रा में, तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे। दूसरा देखिए तनु अम्ल। इसमें अम्ल जो है कम मात्रा में होगा और जल क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। दूसरा देखिए प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए प्रबल अम्ल क्या है, वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः घुल जाता है, वह आयनित होकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन H+ देता है। ये जिसको जब जिस अम्ल को हम जल में घोलेंगे वह पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगा और वह घुल करके H+ आयन देगा, तो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके उदाहरण देखिए क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल। HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4, ये सब क्या है आपका, प्रबल अम्ल। इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। HCl HNO3 H2SO4 ये सब क्या है आपका, प्रबल अम्ल। दूसरा क्या है आपका, दुर्बल अम्ल। देखिए वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में, ये पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलता है, आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। जैसे देखिए H2CO3 हाइड्रोकार्बोनिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, H3BO3 बोरिक अम्ल, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका दुर्बल अम्ल है। तो ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आप इसका बारीकी से अध्ययन कीजिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी। जो भी ऑब्जेक्टिव इससे अम्ल के बारे में पूछा भी जाएगा वो निश्चित आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन हम बताएंगे।
अब हम लोग भस्म के बारे में देख लेते हैं। भस्म या क्षार। देखिए भस्म और क्षार को हम कैसे पहचानें, जैसे आम्ल को हम लोग कैसे पहचाने थे, स्वाद से चेक करके या स्वाद के आधार पर, या नीले लिटमस पत्र को जब डालते थे लाल हो जाता था तो पहचान जाते थे ये अम्ल है। उसी प्रकार हम भस्म या क्षार को कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए भस्म की परिभाषा, भस्म को ही क्षार बोलते हैं। तो भस्म की परिभाषा क्या है, भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। अम्ल का स्वाद में खट्टा होता है, भस्म का स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तथा अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है, लवण बनाता है, उसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। तो जो स्वाद में कड़वा हो तथा जो अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है उसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। देखिए भस्म का उदाहरण कौन कौन है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या आपका भस्म है। देखिए भस्म या क्षार जिसको बेस बोलते हैं, इसके गुण क्या है, इसके गुण क्या है। पहला देखिए भस्म स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। कड़वे का तात्पर्य हुआ जिस साबुन को आप चखेंगे या शैम्पू को चखेंगे तो आपको कड़वा महसूस होगा, चखना नहीं चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक है। तो इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। दूसरा देखिए ये लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देता है। दूसरा देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन। जब इसको जल में घोलेंगे तो यह घुलित हो जाएगा और OH माइनस आयन देगा, वो क्या होगा, भस्म होगा, जिसको आप क्षार बोलते हैं। दूसरा देखिए प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या किसको कहेंगे, वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर के काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH प्रदान करते हैं। जो अधिक मात्रा में आपका हाइड्रोक्साइड OH आयन प्रदान करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रबल भस्म या क्षार कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, प्रबल भस्म है। दूसरा देखिए दुर्बल भस्म देख लीजिए, वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः कम मात्रा में आयनित होकर के कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन प्रदान करता है, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाएंगे। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपका दुर्बल भस्म है। तो आप ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इसे आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि जब ऑब्जेक्टिव पूछे कौन निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है या प्रबल भस्म है, आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हो। तो आप इसका अच्छा तरह से अध्ययन कीजिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। सिंपल परिभाषा में उसका गुण प्लस जो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपका क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल क्षार के बारे में पढ़ लिए, उसके गुण के बारे में पढ़ लिए, उनसे जो रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव था वो भी आपको हम क्लियर कर दिए। अब देखिए हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे। सूचक, आखिर सूचक को पढ़ना क्यों आवश्यक है। देखिए हम लोग अम्ल की पहचान चक्के के आधार के स्वाद के आधार पर भी कर सकते हैं कि जिसमें खट्टा होगा तो वो आपका अम्ल हो जाएगा, और जिसमें कड़वा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो स्वाद के आधार पर हम अम्ल की पहचान कर सकते हैं। लेकिन रसायन में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको आप चखेंगे तो आपको बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है आपके शरीर के ऊपर, और बहुत से ऐसे खतरनाक पदार्थ भी है जिसको चखने पर आपकी मृत्यु भी हो जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए सूचक का निर्माण किया गया है। इन सूचक की सहायता से हम बता सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है या क्षार है। तो उसी सूचक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सूचक किसे कहते हैं और कौन कौन सा सूचक होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि सूचक किसे कहते हैं। सूचक क्या है, देखिए सूचक किसी दिए गए विलयन से तात्पर्य जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है, समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। जैसे हम पानी में नमक को घोलते हैं या चीनी को घोलते हैं, जो शरबत तैयार होता है उनको क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। उसी प्रकार जो विलयन होगा तो उस विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल या क्षार की उपस्थिति क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। देखिए जिस विलयन में
अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है वो क्या हो जाता है, आपका सूचक हो जाता है। अब देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं। तो विलयन में हम देख लेंगे, यदि अम्ल नीला को लाल कर दे, यदि विलयन में लिटमस को डालेंगे, यदि वह नीला को लाल कर देगा तो अम्ल हो जाएगा। दूसरा, यदि लाल को नीला कर दे तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहां कहता है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, इनका रंग या गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। तो इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। तो ये सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा क्या है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, तीसरा क्या है आपका गंधीय सूचक है। अब बारी बारी से अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, वे सूचक जो पौधों से डबल लिखा गया है, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। उदाहरण देख लिए लिटमस। देखिए लिटमस लाइकन के पौधा से बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है लिटमस किससे तैयार होता है, तो लाइकन के पौधा से तैयार होता है। तो ये प्राकृतिक सूचक है। लिटमस इसे कैसे प्राप्त करते हैं, तो पौधा से प्राप्त करते हैं। कौन सा पौधा, लाइकन का पौधा से। देखिए लिटमस को जब हम अम्ल में डालेंगे, लिटमस को जब हम किस में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यदि लिटमस को अम्ल में डालेंगे, यदि वह लाल हो जाता है, समझ जाना वो क्या है, अम्ल है। दूसरा, यदि लिटमस को क्षार में डालेंगे तो ये क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो लिटमस अम्ल के संपर्क में आकर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यह लिटमस क्षार के संपर्क में आकर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। दूसरा देखिए हल्दी की खेती आप जानते हैं, हम लोगों के घर में भी होता है, हर जगह हल्दी खेती होती है। तो हल्दी जो जमीन के अंदर उगाया जाता है, इसको हल्दी को जब अम्ल में डालेंगे तो यह पीला होता है, इसका रंग भी पीला होता है। और इसे अम्ल के संपर्क में जब लाते हैं इसका रंग पीला ही होता है, मतलब इसके ऊपर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, यदि हल्दी को हम क्षार में डालेंगे, हल्दी को यदि हम कहाँ डालेंगे, क्षार में डालेंगे, तो ये इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो ये क्या हुआ आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कितने हो गए, 2। पहला क्या, लिटमस जो लाइकन के पौधा से तैयार होता है। दूसरा जो हल्दी, आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा लिटमस को जब अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, इसको जब क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो पीला ही रहेगा, इसको जब क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये आपका था प्राकृतिक सूचक। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कृत्रिम सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, इसे बनाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब देखिए इसको उदाहरण देखिए, कौन कौन से उदाहरण है। फिनोप्थेलिन, देखिए फिनोप्थेलिन को रसायन के द्वारा क्या किया गया है, तैयार किया गया है। फिनोप्थेलिन को जब हम क्षार के संपर्क में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। फिनोप्थेलिन को जब क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएंगे। दूसरा, यदि इसको हम अम्ल में डालेंगे तो ये किसका कैसा हो जाएंगे, पानी की तरह हो जाएंगे। जिस प्रकार पानी होता है ना, ये पानी की तरह बिल्कुल हो जाएंगे। दूसरा देखिए, पहला उदाहरण हो गया आपका कृत्रिम सूचक का फिनोप्थेलिन। दूसरा है आपका मेथिल ऑरेंज भी इसको बोलते हैं। तो मेथिल ऑरेंज बोलिए या मेथिल बोलिए। तो देखिए इसको जब हम क्षार में डालेंगे तो इसको क्या कर देगा, ये पीला कर देगा। किसको, मेथिल को जब क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। जब इसको आमलेट डालेंगे क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हम कृत्रिम सूचक भी 2 प्रकार का हो गया, एक फिनोप्थेलिन, दूसरा मेथिल या मेथिल ऑरेंज। तो इसको अम्ल में डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसका रंग कैसा होता है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो सूचक वही हुआ जो रंग परिवर्तन के द्वारा गुण को दर्शाता है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सूचक बोलते हैं। सूचक 3 प्रकार का, तो पहला हम देख लिए प्राकृतिक सूचक, दूसरा क्या देख लिए, कृत्रिम सूचक। अब तीसरा पढ़ेंगे गंधीय सूचक। इसका आप अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो तीसरा सूचक है गंधीय सूचक, उसके बारे में जान लेते हैं। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, देख लीजिए। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में क्या होती है, बदल जाती है। देखिए बहुत से ऐसे सूचक को जब हम अम्लीय में डालते हैं या क्षारीय में डालते हैं, उसका यदि गंध या स्वाद बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। देखिए गंधीय सूचक का उदाहरण देख लीजिए, प्याज का रस। देखिए
प्याज के रस को यदि हम अम्ल में मिलाएंगे तो उसका जो गंध था वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, अधिक हो जाएगा जब इसको अम्ल के साथ मिलाया जाएगा। दूसरा, यदि प्याज के रस को हम क्षार के संपर्क में ले जाएंगे तो इसमें इसका कोई गंध नहीं होगा, इसमें कोई गंध नहीं होगा जब क्षार के संपर्क में रहेगा। दूसरा आपका है वनीला, जो आप आइसक्रीम खाते हो ना फ्लेवर वाला, एक वनीला फ्लेवर आता है आइसक्रीम का, यदि आप इसको अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इसमें कोई गंध नहीं रहेगा, मतलब इसमें अधिक गंध नहीं, जैसा था वैसा ही गंध इसमें बना रहेगा, समान गंध जैसी गंध इसमें था वैसा ही रहेगा। दूसरा, यदि हम इसको क्षार के संपर्क में ले जाएंगे तो इसमें कोई गंध आपका नहीं होगा। दूसरा आपका लौंग का तेल, लौंग को तेल को यदि अम्ल के संपर्क में ले जाएंगे तो इसमें समान गंध होगा, जो इसमें गंध था, लौंग का जो गंध था वही गंध रहेगा। दूसरा, इसमें कहता है इसमें कोई गंध आपका नहीं होगा। तो ये प्यारे बच्चों, इसे हम आसान तरीका से बताएं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका यदि आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो इस सरल भाषा में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यवस्थित तरीके से आपको बताया गया है। आप इसका सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन कीजिए, आप आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।